हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ द NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन, जो कि हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पे बात करता है। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे मैं अप्रोच बता देता हूँ कि किन लोगों के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है, ये प्लेलिस्ट रेलेवेंट है और कैसे कैसे यहाँ पर वीडियोज़ आएंगी। तो बेसिकली विल स्टार्ट अप विद चैप्टर 1 और जो एंडिंग के चैप्टर्स हैं हम सारे के सारे चैप्टर्स पे डेडिकेटेड चैप्टर वाइज वीडियोज़ बनाएंगे, जिसमें MCQs भी इंक्लूडेड होंगे। एंड जो बेसिकली फोकस रहेगा वो उन बच्चों पे रहेगा जो कि अपना एग्जामिनेशन 2025 एंड ऑनवर्ड्स में देने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे फुल अमेंडेड ये लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे और आपको नोट्स भी साथ में मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जो कि MCQs है, क्योंकि एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उस पर भी खासकर फोकस किया जाएगा कि कोई ऐसी लाइन है जो कि यहाँ पर छूट ना जाए, जिसमें से MCQ पर्टिकुलरली केस स्टडी बन सकती है, क्योंकि केस स्टडीज इस एग्जाम में मुश्किल आती है बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जिसको भी यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो आसानी से इन चैप्टर्स का या फिर इस पर्टिकुलर एग्जाम को डिकोड कर पाएगा। एंड थोड़ी अप्रोच में आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ेंगे। मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं जो कि मैंने अपने एग्जाम के प्रेप के दौरान यूज़ करे थे। एंड उसके साथ साथ जो NISM की वर्कबुक है हम उसका भी यूज़ करेंगे, कोई एडिशनल पॉइंट अगर होगा जो कि रह गया होगा, वरना तो नोट्स में मैंने मोर और लेस सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं जो कि यहाँ पर यूज़ होंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन की बात करता है। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल आता है कि रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है। तो रिसर्च एनालिस्ट अपने क्लाइंट्स को असिस्ट करता है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में, इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है। अब देखो क्लाइंट यहाँ पर लिखा है, ठीक है, क्लाइंट्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्लाइंट्स लिखा है, तो क्लाइंट हमारे लिए कोई भी हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअल बंदा हो सकता है। अब इंडिविजुअल बंदा कोई भी हो सकता है, जैसे कि राम श्याम मोहन, कोई भी हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो कि अपने लिए स्टॉक सिलेक्ट करना चाहता है, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो उसके लिए क्लाइंट्स होंगे। तो क्लाइंट्स की डेफिनेशन में काफ़ी चीज़ें हमारी आती हैं। इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब होता है सारी चीज़ें तोल मोल कर देखना और उसके बाद डिसीजन देना कि येस परहैप्स दिस इंडस्ट्री इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। अब वो सारे तरीके जिसकी वजह से वो कंपनी को उस रिसर्च एनालिस्ट ने सिलेक्ट किया है, वही सारी चीज़ें हम एक बाय एक यहाँ पे सारे के सारे जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे, इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, उन्हीं के साथ साथ यहाँ पे हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि रिसर्च एनालिस्ट वही बंदा है जो अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दे रहा है। अब यहाँ पर एक एनालॉजी लिखी है, ठीक है। सपोज यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू फोन, हाउ वुड यू गो फॉर सिलेक्टिंग वन। ठीक है, अब आप कोई भी फोन खरीदने जा रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें देखोगे। सबसे पहले आप देखोगे उसके कि आपने प्राइस रेंज क्या है, आपका बजट क्या है। फिर आप उसके बेस पे आप देखोगे कि आप कौन सा शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हो, ब्रांड्स देखोगे कौन सा ब्रांड मेरे को पसंद है। उसके बाद उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखोगे, फीचर्स देखोगे क्या चाहिए। क्योंकि अब मान लो कोई बंदा है जिसका बजट 30,000 का है, तो वो उसकी प्राइस रेंज होगी कि मेरा बजट जो है वो 30,000 रुपीज़ तक का है और उसमें मेरे को ये स्पेसिफिकेशन चाहिए। मान लो मेरे को एक ऐसा अच्छा फ़ोन चाहिए जिसमें COD मोबाइल या कोई भी ऐसी गेम है जो कि हाई एंड गेम है वो अच्छे से चल जाए। तो अगर आप ये चीज़ देख रहे हो कि मेरे को ये स्पेसिफिकेशन का फ़ोन चाहिए जिसमें गेमिंग अच्छी हो, तो आपको एक अच्छे प्रोसेसर का फ़ोन चाहिए होगा। तो आप देखोगे कि 30,000 जो कि मेरी प्राइस रेंज थी उसमें ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मतलब प्रोसेसर सबसे बढ़िया, रैम सबसे बढ़िया कौन से फ़ोन में होगी। हो सकता है वो iQOO का फ़ोन हो सकता है वो वीवो का फ़ोन हो सकता है कि जिसका बजट ज़्यादा हो उसके लिए एप्पल का फ़ोन हो। तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए वो कैमरा स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो बेसिकली आप सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जज करके ही, क्रक्स से ये कि सारी चीज़ें आप ये सारी चीज़ें देख कर ही अपनी डिसीजन बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, द प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट रिसर्च एनालिस्ट डू। रिसर्च एनालिस्ट भी कुछ सिमिलर ही करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं काफ़ी सोर्सेज से और उसको फिर प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्म डिसीजन एनालिसिस में। वो काफ़ी सोर्सेज से डिसीजन गैदर करते हैं, काफ़ी एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकते हैं, इंटरनल सोर्स भी हो सकते हैं, वेबसाइट्स भी हो सकती है, न्यूज़पेपर्स भी हो सकते हैं, मतलब काफ़ी सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप न्यूज़ देख सकते हो। अब हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्म डिसीजंस को लेने के लिए यहाँ पर काफ़ी सोर्सेज हो सकते हैं, बट सोर्सेज भी अब कई तरह के होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। अब आप कौन से सोर्स के लिए जा रहे हो वो आपके पर्पस पे डिपेंड करेगा और वो आने वाले चैप्टर्स में भी हम जाके पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस जो पूरा हमने पढ़ा इसका मतलब यही था कि अगर मैं कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड देखूंगा कि मैं ये देने जा रहा हूँ तो मैं कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छी एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकूँ। दैट शुड बी व्हाट माय मोटिव शुड बी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे ये लिखा है रोल ऑफ रिसर्च एनालिसिस लाइक ऑफ अ सिलेक्टर। एक सिलेक्टर का काम होता है
वो रिसर्च करते हैं कंपनीज पे, इवेल्युएट करते हैं उनकी पास्ट परफॉर्मेंस, एनालाइज करते हैं फ्यूचर पोटेंशियल और फिर रिकमेंडेशन देते हैं उनकी फाइंडिंग्स के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर रिसर्च की जाती है कंपनीज के ऊपर, उनके पास्ट को देखकर कि भाई पास्ट में कंपनी प्रॉफिटेबल थी कि नहीं, ये लॉस मेकिंग थी, अगर ये लॉस मेकिंग थी बट आगे जाके प्रॉफिटेबल बन सकती है तो कैसे बन सकती है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है, तो इसी का फ्यूचर पोटेंशियल देखा जाता है और फिर रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि यहाँ पर क्या क्या मैंने देखा है, क्या क्या मेरे को पोटेंशियल दिखता है और यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जैसे एक कंपनी थी जो कि बहुत लॉस में थी, सुज़लॉन एनर्जी नाम की एक कंपनी थी, वो बहुत लॉस में थी और उसका शेयर प्राइस भी बहुत कम था। बट उसके बाद कंपनी जैसे जैसे गवर्नमेंट ने उसको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को पुश करने का सोचा, तो उसके बाद स्टॉक ने भी पुशअप करने का ट्राई दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ निकल कर आती है कि जब भी हम कोई यहाँ पे स्टॉक देखते हैं या जब भी हम कोई कंपनी को देखते हैं तो हम देखते हैं पास्ट में वो लॉस मेकिंग थी, बट अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद हो सकता है वो प्रॉफिटेबल हो जाए और वो हुआ भी। तो ऐसी जब हम चीज़ें कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो इसके बेस पे हम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है टाइप, हमारे टाइप क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। तो हमारे होते हैं एक सेल साइड होता है, एक हमारे यहाँ पे बाय साइड होता है और एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जो ये सेल साइड वाले होते हैं ये रिसर्च रिपोर्ट जो है वो देते हैं ऑन इंडस्ट्रीज और ये स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देते हैं टू बाय, होल्ड और सेल सिक्योरिटीज। बेसिकली ये यहाँ पर हमारी रिसर्च रिपोर्ट देते हैं कंपनी इंडस्ट्री पे, जो कि हमारी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होती है बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। अब इसको थोड़ा मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव जाके यहाँ से समझाता हूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी रोल्स जो होते हैं रिसर्च एनालिस्ट के ये हमने जाके यहाँ पर देख दिए हैं। इसके बाद अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हमारे बाय साइड, सेल साइड और इंडिपेंडेंट सारे दे रखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर बाय, होल्ड और सेल रिकमेंडेशन देते हैं सिक्योरिटी का। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर रिकमेंडेशंस दी जाती है, एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक कंपनी की अर्निंग कितनी रहेगी। अब अर्निंग्स क्या होती हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या रह सकता है, रेवेन्यू क्या हो सकता है, बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल मेट्रिक्स को देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर प्राइस परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है सिक्योरिटी की, मतलब कि मान लो एक शेयर है जो भी 100 रुपये का चल रहा है बट मेरे को लगता है आगे जाके वो 150 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर उसका एक प्राइस टारगेट देता हूँ कि यहाँ पर ये हो सकता है। और यहाँ पे ये लिखा है कि ये एनालिस्ट वर्क करते हैं उन फर्म्स के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकरिंग या फिर एडवाइजरी सर्विस देती है। अब ये जो एनालिस्ट होते हैं ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोई फर्म हो गई या फिर कोई ब्रोकिंग फर्म्स हो गई, जैसे हमारी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज होती है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं यहाँ पर जो ब्रोकिंग में काम करती हैं, वो भी यहाँ पर इक्विटी रिसर्च को हायर करती है, ठीक है। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट को हायर करती हैं कि आप यहाँ पर हमारी रिपोर्ट्स पब्लिश करो और रिपोर्ट्स को हम आगे अपने क्लाइंट्स को देंगे। सो बेसिकली ये ऐसे काम करते हैं कि आप किसी के अंडर काम करते हो और आप अपनी बाय सेल रिकमेंडेशंस देते हो कि आपको होल्ड करना चाहिए, कि आपको सेल करना चाहिए, आपको बाय करना चाहिए। और अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा तो वो कुछ ब्रोकर्स के वहां पर पैनल पे दिखाई भी देती है कि ये पर्टिकुलर रिसर्च एनालिस्ट है और इसने यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन दे रखी है, सेल की दे रखी है, होल्ड की दे रखी है, तो यहाँ पर वही रहता है। उसके बाद हमारा आता है बाय साइड। बाय साइड बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए काम करते हैं जो कि अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स या अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बिहाफ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं वो भी हायर करते हैं कि आप रिकमेंडेशंस दो अपनी, और जो भी हमने क्लाइंट से पैसा ले रखा है जिनके हम पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, हम उनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को हैंडल करेंगे और उस पर प्रॉफिट जनरेट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्लाइंट्स के उस पर किया जाता है अपने ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बाय सेल चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है, यहाँ पे बाहर का कोई लेन देन नहीं होता। हम आप रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हो, वो रिपोर्ट्स को हम यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए या फिर अपने उसके लिए, हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को उस तरह से हैंडल करेंगे जिस हिसाब से आप बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहे हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरनली होता है, यहाँ पे बाहर का यूज कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया रिसर्च एनालिस्ट ऑफ दिस एनालिस्ट आर जनरली सर्कुलेटेड अमंग्स द टॉप मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ऑफ द एम्प्लॉयर फर्म्स, जिसमें रिकमेंडेशन होती है कि बाय सेल करना है, होल्ड करना है, तो वही चीज़ है कि वो इंटरनल होती है, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट ईयर जो आता है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। ये वर्क करते हैं रिसर्च ऑरिजिनेटर्स के लिए, बुटीक फर्म्स के लिए, जो कि फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फर्म्स नहीं होती और अपनी रिसर्च को बेचते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। बेसिकली ये बहुत सिमिलर होते हैं बाय साइड का, बट बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ होती है कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बेसिस का होता है। तो इस पर क्वेश्चन भी बन के आया था जब मैंने अटेम्प्ट दिया था अपना, कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होते हैं या फिर ये कौन से एनालिस्ट होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ, जो कि सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स को बेचते हैं। तो जो भी ये होता है ये रिसर्च हमारे वो वाले लोग होते हैं जो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो होते हैं वो हमारे सब्सक्रिप्शन उस पर बेचते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 3 कैटेगरी को छोड़ के हमारे न्यूज़पेपर, मीडिया, कंसोलिडेटर्स, ये सारे भी रिसर्च वो करते हैं, बट मेनली हमारे 3 तरह के होते हैं और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि सब्सक्रिप्शन बेसिस पे यहाँ पर आप सेल करते हैं, और इसके बाद मीडिया आउटलेट्स और अदर इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर्स भी ये सारी चीज़ें देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है रिसर्च एनालिस्ट की, कि एक रिसर्च एनालिस्ट है उसका एक प्राइमरी रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है।
तो मेन टास्क ऑफ रिसर्च एनालिस्ट टू कॉम्प्रिहेंड एंड एसेस द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रीज और कंपनीज। अब कुछ लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन होती है कि जो रिसर्च एनालिस्ट होता है वो सिर्फ अपना कंपनीज के ओवरव्यू देता है, बट वो इंडस्ट्रीज को देखकर ही कंपनीज के ओवरव्यू देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज और कंपनीज दोनों आती हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ की एरियाज दे रखे हैं जो कि रिसर्च एनालिस्ट फोकस करते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी और अंडरस्टैंडिंग कंपनीज। अब देखो क्या लिखा है, एनालाइजिंग वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज और उनका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमीज पे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स क्या है, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस क्या है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या है। और देखो इसमें काफ़ी चीज़ें होती है, अगर मैं आपको एक एक करके बताऊँ तो इसमें क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम जाएं और देखने का ट्राई करें, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैक्रो इवेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। कि मान लो कि कोई मैक्रो इवेंट्स हो गया, मतलब कि मान लो इन्फ्लेशन है, या फिर किसी नेशन की जीडीपी ग्रोथ है उसको देखना, इंटरेस्ट रेट्स देखना, अनएम्प्लॉयमेंट को देखना। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स देखना, अनएम्प्लॉयमेंट को देखना, काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, मैं आपको कुछ देख के बता रहा हूँ। तो अब अगर कोई रिसर्च एनालिस्ट इकोनॉमी को यहाँ पे स्टडी कर रहा है, ठीक है, अब मान लो कोई रिसर्च एनालिस्ट यहाँ पे स्टडी कर रहा है, अब कोई इवेंट आ गया, जैसे आरबीआई ने मान लो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। अब इंटरेस्ट रेट्स को आरबीआई ने बढ़ा दिया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को आरबीआई ने बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, बोरोइंग यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाएगी। बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाएगी मतलब कंपनीज का जो एक्सपेंशन है वो डीले हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज अब लोन लेने में उनको महंगा पड़ेगा, तो कंपनीज सोचेंगे अब हम इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा रिलैक्स होने देते हैं, उसके बाद ही हम बोरोइंग करेंगे। तो ये कुछ एक पैरामीटर हो जाता है। उसके बाद मान लो अब हमारा आ जाता है यहाँ पे, हमने जो पढ़ा था नीचे ये इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब मान लो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो फॉरेन कंपनीज हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी की, जो इंडिया की कंपनीज है उसके अंदर, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके अंदर, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। तो जिसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, इन्फ्लो ज़्यादा आ रहा है, तो कंपनीज या फिर उन स्टॉक्स की वैल्यू ज़्यादा आने वाले टाइम में ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रेड एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है, ट्रेड एक्टिविटीज़ के ऊपर कि अगर मान लो कि आईटी सर्विसेज का जो यहाँ पर एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, आईटी सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब जो निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा कि इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी, जो कि यहाँ पर इंडिया के लिए अच्छा है। और जो बाकी कंपनी जो उससे इंटर रिलेटेड है, जिस चीज़ का भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, मान लो इन्फोसिस है जो कि आईटी सर्विसेज देती है, तो उसका स्टॉक भी ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ऐसे कई चीज़ें होती है जो हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफरिंग्स भी देखते हैं, बिजनेस मॉडल्स भी देखते हैं, कस्टमर सेगमेंट्स भी देखते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ भी देखते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं। अब मान लो बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि कंपनी, यहाँ पर बिजनेस स्ट्रैटेजी की कंपनी ग्रो कैसे करना चाहती है, ठीक है, कंपनी ग्रो कैसे करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है, कि कंपनी क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, अगर वो कुछ ऑफर भी कर रही है तो वो डिफरेंशिएटेड कैसे है दूसरे प्रोडक्ट से। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल मतलब वो कैसे पैसा बनाते हैं, सिंपल से, ठीक है, कैसे पैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे कस्टमर सेगमेंट्स क्या है, उनके कस्टमर्स कौन है। देखो डिफरेंशिएटेड मार्केट होती है, कुछ के कस्टमर सेगमेंट्स बिल्कुल हाई क्लास पीपल होते हैं, जैसे रोल्स रॉयल्स है, वो केटर ही उन लोगों को करता है जो बहुत अमीर है। उसके बाद जैसे छोटे मोटे जो आउटलेट्स आ जाते हैं, जैसे वॉलमार्ट हो गया और ये सब हो गए, ये मिडिल क्लास के लिए बने कि आप जाके वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो। तो आपको देखना है कि इनका कस्टमर सेगमेंट क्या है, आने वाले टाइम में उसका ग्रोथ कैसा होगा और इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें एक रिसर्च एनालिस्ट देखता है। तो जो प्राइमरी दो एरियाज होते हैं एक रिसर्च एनालिस्ट के, वो होता है इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना और कंपनी को अंडरस्टैंड करना। अब इसके बाद आ जाती है की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है रिसर्च एनालिस्ट के। ऑब्वियसली उसके न्यूमेरिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, वो नंबर्स के साथ, क्योंकि सारा नंबर्स का खेल है। जब आप आगे वाले टाइम में मॉडल्स बनाओगे या कंपनी का वैल्यूएशन करोगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं कि आप कैसे नंबर्स के साथ फेमिलियर हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि एक्सेल में और स्प्रेडशीट्स में और डेटा एनालिसिस टूल में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एक्सेल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं और इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं, तो एक्सेल और जो इंटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उस पर आपका हाथ बहुत अच्छे से बैठा होना चाहिए। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, और जो फंडामेंटल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स होते हैं उन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप कर दोगे। इसके बाद जो होता है एबिलिटी टू इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। अब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना तो आता है, पर आप उसको इंटरप्रेट कैसे कर पाओगे, वो चीज़ भी एक अच्छे बंदे को इक्विटी रिसर्च में जो जा रहा है उसको पता होनी चाहिए कि फाइनेंशियल्स को कैसे रीड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। अब मान लो पी रेशियो है, पी रेशियो एक मेट्रिक होता है, ठीक है, पी रेशियो एक मेट्रिक होता है जिसका फॉर्मूला होता है, आगे भी हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी आप समझ लो एमपीएस बाय ईपीएस। ठीक है, एमपीएस बाय ईपीएस। अब मान लो एमपीएस एक कंपनी का मान लो 9 है और ईपीएस उसका 3 है, तो इसका जो पी रेशियो है वो 3 का आया। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं
जिनमें 3P रेशियो को अच्छा माना जाता है, कई में बुरा माना जाता है। तो अब ये भी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा कि पी रेशियो कैसा है। तो बेसिकली ऐसे कई पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हैवी जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे पी रेशियो की जगह प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को देखा जाता है, क्योंकि वो एसेट्स हैवी होते हैं, वहाँ पे एसेट्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करा जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर निकल कर आता है कि यहाँ पर हमारी कैपेसिटी टू आस्क रेलेवेंट एंड इंसाइटफुल क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पर आपको एक एनालिटिकल माइंडसेट रखना है और आपको क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पे एनालिटिकल माइंडसेट रखना है और आपको ओपन होना चाहिए। मतलब एक होता है प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए आपको यहाँ पर, ताकि आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछो, मतलब एक डमी की तरह ना बैठो, मतलब आपका एक ओपन माइंडेड आप होने चाहिए। ठीक है, अटेंशन टू डिटेल, मतलब छोटी छोटी चीज़ें उनका ध्यान रखना, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, वो तो हर जगह ऑब्वियसली चाहिए कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हो। तो मोटा मोटा चैप्टर 1 में ये चीज़ें थी जो पढ़ने जाके, थोड़े बहुत यहाँ पे MCQs भी यहाँ पर दे रखे थे, वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर वर्कबुक पढ़ने का इतना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत इन डिटेल लिख रखा है, उतना काम नहीं आएगा। ये नोट से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जो मैंने बना रखे हैं वो मोर देन इनफ रहेगा एग्जाम परस्पेक्टिव से। बाकी ये जो चैप्टर्स है ये समरी वगैरह दे रखी है, आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत सैम्पल क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है आरए जो होते हैं सिर्फ एनालिसिस में होते हैं, कलेक्शन में होते हैं, या फिर वो अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म डिसीजंस देने में हेल्प करते हैं। तो जो सबसे पहली लाइन ही हमने पढ़ी थी वो इन्फॉर्म डिसीजंस देने में हेल्प करते हैं, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग दो इंपेरेटिव पैरामीटर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं और इफेक्ट होते हैं। कौन से फैक्टर्स से वो इफेक्ट होते हैं? ठीक है, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट के एथिक्स से, रेवेन्यू कॉस्ट से, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन से। तो बेसिकली सबसे ही वो यहाँ पर जो है इफेक्ट होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपकी हर चीज़ से इफेक्ट होती है कि मैनेजमेंट के एथिक्स क्या है, कौन से नॉर्म्स प्रिंसिपल्स वो फॉलो करते हैं, रेवेन्यू कॉस्ट आपकी क्या चल रही है, क्या आपके फाइनेंशियल मेट्रिक्स बता रहे हैं, और आपके ऑपरेशंस की एफिशिएंसी क्या है, जो हमने पीछे एसेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और MPS CPS का एग्जाम्पल भी देखा था, उसको देखा। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। सेल साइड एनालिस्ट जो होते हैं वो वर्क करते हैं मनी मैनेजर्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, हेज फंड्स के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए, जो कि परचेज और सेल करते हैं ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पे ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। तो ये रॉन्ग है, इसका बाय साइड आंसर है, जो कि हमने दे भी रखा था। आप जाके देखोगे म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये जो है ये मोर देन इनफ है नोट्स, इसमें सारी की सारी जो रेलेवेंट चीज़ें वो मैंने कवर कर रखी है। उसके बाद आते हैं कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट में? नैक ऑफ नंबर्स एंड इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल कंसेप्ट्स में क्लैरिटी, और ये रीड करना। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें ही जो हैं वो यहाँ पर कवर की गई थी। तो यही है जो है। तो इसके बाद ये हमारा हो जाता है, उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही है कि आप ये जो नोट्स है एक बार आप इन्हें पढ़ लेना जाकर, एक बार वर्कबुक अगर आपको देखनी है तो पढ़ लेना। बाकी मेरी साइड से चैप्टर 1 डन है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, काफ़ी छोटा चैप्टर था तो इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। तो बाकी मैंने पूरा ट्राई करा कि आपको अच्छे से समझा पाओ। बाकी कोई भी डाउट अगर आपके पास रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल कैटर टू दैट। बाकी ये प्लेलिस्ट चलती रहेगी गाइज, अपनी प्रैक्टिस को चालू रखना हर चैप्टर से रिलेटेड, और आने वाले टाइम में और डिटेल्ड वीडियोज़ आने वाली है ऑन एवरी चैप्टर। डू स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, एंड विल मीट अप इन दी नेक्स्ट वन।